हेलो फ्रेंड्स, अभी हम शिवरात्रि फेयर की एग्जीबिशन में, और हम जिस एग्जीबिशन में है वो है कृषि विभाग की। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग कृषि जो हमारे उत्पाद हैं उनको देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और अभी हमारे साथ है चैम्पियन किसान, जो कि एक्सेल करते हैं काम में। उन किसानों को चैम्पियन किसान कहा जाता है। तो ये है चैम्पियन महिला किसान और इनका नाम है विमला जी। तो विमला जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं राजगढ़ बल ब्लॉक से हूँ, मंडी से हूँ, और मैं 2013 से पारंपरिक अनाजों का काम कर रही हूँ। पारंपरिक अनाज जो आप मोटे अनाज हैं उनका करते हो या उसके अलावा भी कुछ करते हो? मोटे अनाजों का भी करती हूँ, जो हमारे विलुप्त हो रहे हैं देसी बीज, उनके ऊपर भी मैं काम करती हूँ। जैसे हमारे लोकल जो सीड होते थे पुराने पहले, तो दालें हो गई, हमारी बीज हो गया, जैसे खीरे का हो गया, घिया होता था, लौकी तुम्बट जिसको हम बोलते थे, तो उस प्रकार से पुराने बीजों पे भी मैं काम कर रही हूँ। मतलब आप मेनली बीज तैयार करते हैं या फसलें तैयार करते हैं? मैं बीज भी तैयार करती हूँ और लोगों को उसको बांटती भी हूँ, जो आगे फसलों को तैयार करें। और कुछ प्रोडक्ट भी बनाते हैं आप क्या? बिल्कुल, मैं बिस्किट भी बनाती हूँ। इसके मैंने 5 प्रकार के बिस्किट बनाए हैं। जो एक मेरा ग्रुप है, मैं 50 महिलाओं का महालक्ष्मी ग्रुप है, तो मैंने 50 महिलाओं को एक रोजगार आजीविका की तरफ ले जाने के लिए एक कदम उठाया है। तो फ्रेंड्स देखो, ये इतना अच्छा काम कर रही हैं, लोगों को भी इन्होंने जोड़ा है, शायद इसीलिए इनको चैम्पियन किसान कहा गया है। तो आज फ्रेंड्स हम इनसे जानेंगे, क्योंकि ये मेनली मोटे अनाज उनको ये कल्टीवेट करती हैं, उनके सीड प्रिजर्व करती हैं। तो हम जानेंगे इनसे कि कौन कौन से अनाज कहाँ कहाँ उगते हैं, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या हमारे ऐसे व्यूअर्स जिनको ज़्यादा नहीं है नॉलेज मोटे अनाज के बारे में, तो हम डिटेल में जानेंगे, क्योंकि ये उनको लगाती भी हैं, उनको बेचती भी हैं और उनसे वैल्यू एडिड प्रोडक्ट भी तैयार करती हैं। तो बिमला जी मुझे आप ये बताइए, ये तो आपने यहाँ रखे हैं, जैसे ये आपने कांगनी रखी है, ये चेना रखा है, हाँ जी, ये चौलाई है, कोदा है, बाजरा है, सामा है और कुटकी है। अब मुझे ये बताइए, आपकी चेना और ये जो हमारी है कांगनी, हाँ जी, आम लोग इनके बारे में नहीं जानते। हाँ जी, बिल्कुल। तो आप क्या बताएंगे, और ये कहाँ उग सकते हैं और कैसे लोगों को पता चले कि ये चेना है और ये कांगनी है, और ये इसको कहाँ उगा सकते हैं, कहाँ कहाँ के लोग उगा सकते हैं? तो ये जो कांगनी जो है, पहले जो हमारे बुजुर्ग थे, तो जैसे हमारे शरीर में टॉक्सिन वगैरह होते थे, जिसे हम लुंगड़े बोलते थे, जैसे फीसी वगैरह मुंह में आ जाती थी, तो इसका सेवन इसके लिए करते थे। हाँ। तो इसका सेवन जो था, मतलब इसको खाने के लिए इसका मीठा भात बनाते थे, और जैसे बिस्तरे में भी छींट देते थे, जिससे कि शरीर के जो विषैले टॉक्सिन थे वो बाहर निकल जाते थे, और जो बीमार रोगी होता था उसको आराम मिलता था। तो ये इतने मतलब एक औषधीय गुणों से भरपूर है। इसको कई नामों से इसको कई नाम दिए गए। मोटा अनाज भी बोला गया, सुपर फूड भी बोला गया, औषधीय गुणों से भी ये भरपूर है। तो ये औषधि का काम करने वाले भी है। तो इसका जो है आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चों में मोटापा आ रहा है, उम्र से पहले सफ़ेद बाल हो रहे हैं, और जैसे आंखें कमज़ोर है किसी की, तो इसके खाने से, इसके सेवन करने से वो सारी तकलीफ़ें दूर होती है। तो ये जो है, इसको फ्रेंड्स हम बोटेनिकली इसको इटालियन मिलेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये का मतलब फॉक्सटेल मिलेट भी बोलते हैं। ये लोमड़ी की पूंछ की तरह होता है। तो इसका सिला जो है, देखो आप देख सकते हो कि ये लोमड़ी की पूंछ की तरह है, या इसीलिए इसको हमने फॉक्सटेल का नाम दिया गया है। ये देखिए आप, ये है इसके बीज बिल्कुल छोटे हैं, ये बहुत ही स्मॉल साइज है बीजों का। थोड़ा क्लोजअप ले लें आप। और इसको कांगनी के नाम से भी जाना जाता है, कांगनी के नाम से। अब इसके बाद हमारा दूसरा आता है चेना। तो ये चेना क्या है और ये कहाँ होता है? ये चेना जो है, ये हमारी एक घास वाली फसल है, और ये इसका जब ये मतलब तैयार होता है, तो इसकी बाली जो है एक सुनहरे रंग की होती है। जैसे हम अगर जैसे सूरज की धूप पड़ती है, तो ये एक सोने की तरह चमक देता है। जैसे ये देख सकते हो तो ये सुनहरे रंग का होता है। तो इसके बहुत सारे फायदे आप देख सकते हो कि इसमें अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। और ये इसकी एक कटोरी खाने से मतलब पूरा दिन जो हम अगर खाना भी नहीं खाते, तो खाने की कमी को पूरा कर देता है। तो फ्रेंड्स, इन सबको ही सुपर फूड बोलते हैं। आप देख सकते हैं इसका बोटेनिकल नाम है प्रोसोमिलेट, कॉमन नेम। इसका कॉमन नाम है प्रोसोमिलेट, और उसका नाम है फॉक्सटेल मिलेट। ये वाली कांगनी, ये कांगनी है, और ये हमारा प्रोसोमिलेट है, जिसको कि हम चेना कहते हैं।
तो ये बताइए मुझे बिमला जी कि ये जो है कांगनी ये कहाँ कहाँ उग सकती है हिमाचल में? मैम मैं देखो जब मैंने बीजों का काम शुरू किया तो सबसे पहले हमने बीज खोज यात्रा शुरू करी। बीज खोज यात्रा यहाँ नहीं, हमने बाहर से बीज लाए। कुछ हमारे बुजुर्गों के पास जो थे, मतलब बहुत पुराने बुजुर्गों से हमने बीज खोज यात्रा के दौरान बीजों को, एक मुट्ठी बीजों को हमने लिया और लोगों को बांटना शुरू किया। तो धीरे धीरे हमने उनसे ये डिमांड रखी कि हम आपको एक मुट्ठी दे रहे हो तो आप हमें 2 मुट्ठी वापस करो। आपके पास 20 किलो होते हैं, 30 किलो होते हैं, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें 2 मुट्ठी चाहिए, हमने और लोगों को बांटना है। तो इस तरह से हमने इन बीजों को हिमाचल में लाने का काम शुरू किया। ये हर जगह इनकी मतलब पैदावार हो रही है, क्योंकि मतलब कांगनी कहीं भी उगा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मंडी में भी उगा सकते हैं, पहाड़ों में और भी? मैं मंडी से हूँ और मैं खुद लगा रही हूँ उनको। अच्छा, वेरी और गुड। ये जो है अच्छी मतलब पैदावार होती है इनकी। और चेना ये भी सब जगह उगेगा? हाँ जी हाँ जी, एक घास वाली प्रजाति है, इसको खाद की जरूरत नहीं होती, इसे न ज़्यादा गोबर लगाने की जरूरत है, ये नेचुरल मतलब अपने आप उग जाते हैं। और ये जो घास वाली प्रजाति है, पहले जंगलों में होते थे वाले सारे। तो बिमला जी कितनी है डिमांड लोगों में इन चीज़ों की? मैम इसकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब लोग आप देख रहे होंगे कि हॉस्पिटलों में लाइनें बहुत ज़्यादा हो रही है। तो लोग चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य किस तरह से ठीक हो, तो इसको खाने के लिए मतलब इसको ढूंढ के लोग ला रहे हैं। तो आपसे करते हैं कांटेक्ट क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप हिमाचल में या हिमाचल के बाहर भी करते हैं सप्लाई की? कोई मैं तो ऐसे देखो घूमने के लिए तो मैं बहुत जगह गई, हिमाचल से बाहर भी गई, जैसे मैं नवधान्या गई उत्तराखंड में, तो 2-3 बार मेरा उत्तराखंड में जाना हुआ। तो वहाँ भी मैंने बीजों का, जैसे बीज यहाँ से ले गए तो वहाँ उनका होता है, जैसे बीजों को आपस में बांटना होता है, आदान प्रदान की भावना होती है। तो वहाँ से मैं कुछ बीज लेके आई, यहाँ से अपने बीज वहाँ लेके गई। तो मैंने वहाँ से जो हमारे यहाँ बीज थे वहाँ से मैंने यहाँ लाए, वहाँ से यहाँ भेजा उनको। तो एक आदान प्रदान की भावना की तरह मैंने इन बीजों को आदान प्रदान किया। तो फ्रेंड्स ये कितनी अच्छी बात है कि ये बीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और नॉलेज भी स्प्रेड कर रहे हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। चौलाई तो चलो ठीक है, कॉमन है, सब जानते हैं चौलाई के बारे में। चौलाई का साग भी बनता है, इसके आप बाज़ार में देखोगे लड्डू भी मिलते हैं, और इसका जो है खीर भी बनती है, इसका हलवा बना लो आप। तो इससे कई प्रकार के मतलब व्यंजन भी बना सकते हो आप। इसका चीला बना लो, इसका डोसा बना लो, ये रायता भी बना सकते हो आप। ये मैं कोदरा जो है हमारा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको फिंगर मिलेट, ये तो देखो ये फिंगर मिलेट है, इसको हम बोलते हैं, ये है फिंगर मिलेट कोदरा। तो इसका आकार जो है जिस तरह से ये लगता है, तो इसका ये बंद मुट्ठी की तरह होता है, तो इसको एक नाम दिया गया फिंगर मिलेट। तो ये बंद मुट्ठी की तरह होता है। और कई लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, यहाँ कोदा क्या है, पेप्सोपलम डिफरेंट स्पीशीज है। कोदरा और रागी में लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि ये कोदरा। देखो हम अगर हिमाचल में जाएं तो हमारी भाषा में भी अंतर, जैसे हम थोड़ी दूर जाएं तो भाषा में भी अंतर होता है। अगर हम किसी गांव में चले जाएं तो वहाँ भी अंतर होता है। तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि इसके अनाज एक ही है ये, और इसके नाम अनेक है। इसको कोदा भी बोलते हैं, मंडल भी बोलते हैं, मंडुआ भी बोलते हैं, फिंगर मिलेट भी, रागी भी बोलते हैं, और नाचन भी बोलते हैं, बट्टी भी बोलते हैं। तो इसके अनेक नाम है। अलग अलग देशों में हम जाएंगे तो इसके अलग अलग नाम है। कोदो तो अलग है ना? कोदा ये है, कोदो मिलेट अलग है। हाँ, कोदो तो मिलेट ये कोदरा है फ्रेंड्स, ये इसको कोदरा रागी बोलते हैं। और जो हमारा कोदो है वो ये अलग है, ये कोदो मिलेट इस तरह से होता है। ये दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं आप। कोदो मिलेट में इतनी खासियत है कि हम इसको 6 महीने के बच्चों को सैलड की तरह हम इसको खिला सकते हैं। 6 महीने के बच्चों। हाँ, आप देख सकते हैं कि इनमें सीड्स में भी कितना डिफरेंस है। ये हमारा है रागी या फिर कोदरा, और ये है कोदो मिलेट। और इन अनाजों में इतना महत्व है कि हम इन अनाजों को 100 सालों तक रखें तो इसमें कीड़ा नहीं लगता। जब आपने देखा कि कोरोना काल आया तो डॉक्टर ने बोला कि जिसके शरीर में इम्यूनिटी पावर होगी तो वही आगे बच पाएगा, नहीं तो नहीं, ऐसा बोला था डॉक्टर। तो हमने ऐसे अनाजों को ढूंढा कि जो हमारे लिए लाभकारी हो। और उसके बाद रहा कि हमारे पास अगर भगवान ना करे कभी अकाल पड़ गया तो हमारे पास ऐसे अनाज होने चाहिए जिनको हम 100 सालों तक रख सकें और मतलब बिजाई में इसका इस्तेमाल कर सकें, और इसमें कभी भी कीड़ा नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स ये हैं हमारे क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स जो कि सुपर फूड हैं और फ्यूचर फूड हैं। और हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि अगर इसकी रोटी हम 1 साल तक के बाद भी गर्म करके खाएं तो ये बिल्कुल ताज़ी होती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास बाजरा। इवन बाजरा के बारे में बहुत लोग जानते हैं। हाँ, और मुझे लगता है हरियाणा जैसी जगह में ये ज़्यादा उगता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है बाजरा, हिमाचल में इतना नहीं, पर अब आप लोग इसको शायद प्रमोट कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो इसमें और इनमें सबसे इजीली कौन सा लगता है और सबकी पैदावार सबसे अच्छी किसकी होती है?
सभी अपनी अपनी जगह महत्व रखते हैं, तो सभी मतलब काफ़ी बढ़िया है। और गाय के लिए भी ये उत्तम चारा है। गाय के लिए लोग पहले तो गाय के लिए इसका इस्तेमाल करते थे, लोगों को इसका नॉलेज था कि इसको खा भी सकते हैं। तो अब जैसे हम बीज के लिए भी तैयार कर रहे हैं, तो लोगों में रुचि जैसे जैसे रुचि बढ़ रही है, तो लोग लगाना इसको शुरू कर रहे हैं और इसकी रोटी वगैरह भी खा रहे हैं। नहीं, मैं ये आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे आप बेचते भी हैं, हाँ जी। तो सबसे अच्छी कमाई इनमें से किसकी होती है और सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की है? सभी की है। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। कुछ लोगों सभी की है, कुछ तो कंपैरिजन होगा ना कि इसकी यील्ड ज्यादा हो रही है। अब सारे प्लांट्स एक जैसी यील्ड तो देंगे नहीं। सबसे ज़्यादा जो है हमारा इसकी जो है इसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा है और डिमांड भी सबसे ज़्यादा है। लोग इसको अस्थमा के लिए, गठिए के लिए और शुगर के लिए और बहुत सी बीमारियों के लिए इस्तेमाल कर रहे पर हैं। मैंने कुछ लोगों से सुना कि इसको खा के ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं ऐसे। ऐसा तो देखो, पहले हमारे बुजुर्ग जो थे खाना बनाते थे तो मतलब एक औषधि की तरह इस्तेमाल करते थे, क्योंकि हम खाने को पेट भरने के लिए नहीं, एक दवाई के रूप में भी खाते थे कि जिससे हमारा शरीर जो था एक अच्छे से चल पड़े। तो ऐसा तो मुझे कुछ लगा नहीं, पर पता नहीं है। आप जरा करना, जरा जो लोग खाते होंगे तो उनसे प्लीज पूछना, और जो ब्लड प्रेशर के होंगे उनसे भी पूछना। मेरे को 3-4 लोगों ने अपने और एक्सपीरियंस शेयर इसमें किया। ना सबसे ज़्यादा जो है कैल्शियम की मात्रा, भरपूर मात्रा होती है इसमें, कैल्शियम है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा है सांबा। सांबा के बारे में बताइए थोड़ा सा मुझे। सांबा को हम जिंगोरा भी बोलते हैं, सांबा बोलते हैं, सौंफ बोलते हैं, जिंगोरा भी बोलते हैं, बर्नयार्ड मिलेट। और फ्रेंड्स, आप इनके ये लाइव प्लांट्स भी आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे बर्नयार्ड मिलेट, ये हमारा अभी हमने जिसकी बात की बाजरा, जिसको कि हम पर्ल मिलेट कहते हैं, पर्ल मिलेट। और ये हमारा यहाँ पे सोरगम, ज्वार। हाँ, ज्वार। ज्वार तो रखा नहीं है वैसे आपने ना? नहीं रखा है ना, क्यों? तो उसको भी रख लेते ज्वार। और ऐसे बीजों की पहचान कैसे होगी ज्वार और बाजरा के? ज्वार का बीज ऐसे होता है बाजरे की तरह, पर उसके दाने जो होते हैं मोटा होता है, और इससे मोटा होगा? इससे मोटा होगा और वाइट रंग का होगा, सफ़ेद कलर का। और मतलब उसकी तासीर जो है वो मतलब जिसके शरीर में तपन रहती है और जिसके शरीर में खाना हाजम नहीं होता, गर्मी होती है शरीर में, तो उस अनाज को खा सकते हैं। वो ठंडा होता है शरीर के लिए। तो आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे इसके बीज थोड़े छोटे हैं और ये जो है ज्वार, इसके बीज थोड़े बड़े हैं। और इतने अच्छे मेडिसिनल यूजेस तो बिमला जी ने बता दिया। अभी तक की बातचीत में तो हमें ये लग रहा है कि बिमला जी एनसाइक्लोपीडिया है मिलेट्स का, मोटे अनाज का। जैसे हम सांबा की बात करते हैं, जैसे हमने बोला सांबा जिंगोरा जो है, तो ये जो है पहले देखो, ये अनाज हमारे बुजुर्गों की देन है, तो इनका इतिहास जो है ग्रंथों में भी है। जैसे आप देख सकते हो, कभी सर्च करें, पढ़ें, तो इसमें जब सुदामा जी श्री कृष्ण जी से मिलने गए थे तो 3 मुट्ठी जो चावल लेके गए थे, तो यही चावल थे, इसके दाने जो थे वो लेके गए थे। ठीक है, वेरी नाइस। और अब कौन सा रहता है? कुटकी। कुटकी के बारे में बताइए। कुटकी लिटिल मिलेट नाम है इसका, लिटिल मिलेट। तो कुटकी जो है एक सुनहरे रंग की होती है। जैसे इसका और सभी अनाजों में सबसे छोटा जो दाना होता है वो कुटकी का ही होता है। इन सब अनाजों में से सबसे बारीक दाना जो है कुटकी का है। सबसे छोटा दाना है ये। और इसके चावल भी होते हैं, जैसे हम इसका चावल बना सकते हैं, इसका हम डोसा बना सकते हैं, इसकी हम लड्डू बना सकते हैं, इसका हम मीठा भात भी बना सकते हैं, दलिया भी बना सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को किस तरह से इन अनाजों तक पहुंचाएं, तो हम इसकी अलग अलग रेसिपी वगैरह भी बना सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल 5 प्रकार के बिस्किट मैंने बनाए थे, तो मेरे पास अभी कांगनी का बचा हुआ है। मैम ट्राई करें प्लीज़। इट्स अमेजिंग। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बिस्किट खाने हैं तो आप बिमला जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। बिमला जी, आप अपना नंबर बता दें ज़रा। मैं अभी देखो, मैंने 5 प्रकार के बिस्किट बनाए हैं। तो जौ, ज्वार, बाजरा, कांगनी और कोदरे के मैंने 5 प्रकार के बिस्किट बनाए हैं। तो मेरा जो एक महिलाओं का समूह है, माँ लक्ष्मी समूह है, तो मुझे एक ग्रांट मिली थी ग्रीन हब की तरफ से। तो मैंने महिलाओं को एक रोजगार की तरफ लेके गई हूँ। तो मेरा नंबर जो है 7876023464 है। तो आपको अगर बिस्किट चाहिए होंगे तो आप मुझसे ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये बिस्किट बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अमेजिंग है, और सबसे बड़ी बात हेल्दी है। आजकल हम वैसे भी मैक्सिमम लोगों का यही कंसर्न होता है कि हम कौन सी वेजिटेबल खाएं जो केमिकल फ्री हों, फर्टिलाइज़र फ्री हों, पेस्टिसाइड फ्री हों, जो इम्यूनिटी बूस्ट करें। तो मोटे अनाज और मिलेट से बढ़कर कुछ और नहीं हो सकता। और तो पहले इनको खाना थोड़ा मुश्किल लगता था, पर अब देखो बिमला जी जैसे लोगों ने इनकी वैल्यू एडिशन की है, इनको इतना अच्छा
फ्लेवरिंग चीज़ें डाल के इनकी इतने टेस्टी प्रोडक्ट बनाए हैं, तो आप इनसे कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे पास आटा भी मिल जाएगा, अगर इन अनाजों का आपको आटा चाहिए होगा तो मेरे पास इनका आटा भी मिल जाएगा, इनकी पैकिंग भी मिल जाएगी। और जैसे आपको इसका चावल बनाने होंगे तो उसको छिला हुआ, जैसे इसका अभी तो छिलका है इसमें ना, छिला हुआ इसका मिल जाएगा, जैसे कंगनी बाजार में आती है पैकेट में, तो वैसे मेरे पास मिल जाएगी। तो बिमला जी, आप मुझे बताएंगे कि जब से आपने ये सब चीज़ें की तो आपकी इकोनॉमी में कितना डिफरेंस आया, मतलब कितना बूस्ट मिला आपकी इकोनॉमी को? मैम, तो इसके लिए तो देखो मैं पूरे हिमाचल में घूम के आई और मैंने बहुत से लेडीज़ों को इसमें जोड़ा हुआ भी है। तो ग्रुपों के साथ भी हम काम कर रहे हैं। बहुत सी महिलाओं को मैंने ट्रेनिंग करवाई है, जैसे पशु सखी हो गया, कृषि सखी हो गया, और गांव में भी जाके मैं लेडीज़ों को ट्रेनिंग करवाती हूँ। कृषि विभाग की तरफ से भी और विभाग भी मुझे बुलाते रहते हैं। कहीं इसकी रेसिपी की चाय भी बनाते हैं हम, कभी इसके सीडू बना लिए, किसके मोमोस वगैरह बना लिए। तो इसी तरह लोगों को हमने जागरूक करना शुरू नहीं, किया। आपको कितना बेनिफिट हुआ? बेनिफिट तो सबसे पहले देखो, मैं बेनिफिट की तरफ नहीं जाऊंगी, क्योंकि हमें सबसे पहले जो है हमें अपनी सेहत को बढ़ाना है। हम एक समाज के साथ चल रहे हैं, तो हमने एक समाज को आगे लेके जाना है। तो पर ये है ना, जैसे मैं चाहती हूँ कि नई महिलाएं तब जुड़ेंगी ना, तो उनको थोड़ा सा तो पता होना चाहिए कि बेनिफिट के लिए। देखो, मैंने महिलाओं को एक बिजनेस दिया है, तो अभी मैंने इसका शुरुआत ही करी है। अभी तो मैं ट्रेनिंगों तक ही सीमित थी, मैं लोगों को जागरूक कर रही थी, तो अब मैंने बिजनेस की तरफ महिलाओं को आगे। नहीं, आपको जैसे आप बताएं कि मेरे को जी पहले मेरी आय जो थी वो 10,000 थी सपोज, और अब मेरी 50,000 हो गई पर मंथ, ऐसे कुछ बताइए ताकि हमारे जो व्यूअर हैं उनमें भी जी लाए कि हम भी ऐसी काम करेंगे आपके जैसे। देखो, मैंने बोला अभी मैंने इसकी शुरुआत करी है, पैसा तो चलो आता जाता रहेगा, पैसे का कुछ नहीं है। तो फिर वैसे फ्रेंड्स मैक्सिमम लोग अपनी इनकम शेयर नहीं करना चाहते, तो सेम बिमला जी की भी तरह, पर अगर बिमला जी आप करते तो ये बहुत अच्छा होता मोटिवेशन और लोगों के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो वही है ना कि आपको कितना कुछ मनी मिल रही है जो कि आप अपने एक्सपेंडिचर कर सके। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर मेरा अभी पैसे कमाने के लिए मेरे पास अभी मौका है। पहले मेरी जो सोच है, मैं अपने सोच को, जैसे हम अपने महिलाओं को मतलब महिलाओं में आजकल आप देख रहे हो कि खून की कमी है, तो उनको ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे मैं कम से कम रेट पे इसको बेच सकूँ, और इसका पर आपके जैसे और महिलाएं भी करना चाहेंगे तो उनको तो वही होगा ना, उनके घर वाले बोलेंगे ना कि तुम्हें कितनी इनकम होगी अगर तुम जाना चाहती हो। बिल्कुल, अगर जो यहाँ मेरे से मटेरियल खरीदेंगे, जैसे मैं उनको बेचूंगी तो उसके पे मार्जिन रखूंगी, मैं उनको भी 4 पैसे कमा सके, तो ये मेरे रहेगा उनका। आप अपना बेनिफिट नहीं बताएंगे कि आपको कितनी अर्निंग हुई? चलिए कोई बात बताऊंगी नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही और आगे बढ़ते रहें और आप अभी लोग में से मिलते रहे और लोग भी आते रहे, तो मेरी इनकम तो बढ़ती जाएगी। और मुझे लगता मेरा है कि मैं अपने लिए ना कुछ कर सकूं और दूसरों के लिए भी करूं। मेरी ये भावना है कि मैं सिर्फ अपने परिवार को ना देखे, कि अपने समाज को देखे, साथ लेके, मेरा यही है सबसे तो ज़्यादा। फ्रेंड्स, अभी इंटरनेशनल वीमेन डे आ रहा है, जिसमें कि बिमला जी जैसी लेडीज़ जब आएंगी तो ओबियसली वो और लोगों को भी एम्पावर करने के बारे में एक बेहतरीन कदम उठा सकती हैं। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये जो इतने हमारे वंडरफुल जो अनाज हैं, मिलेट्स हैं, दालें हैं और हमारे जो ट्रेडिशनल फूड है, इनको आप यूज़ करें, हेल्दी रहें। और क्योंकि लास्ट डे है, बहुत सी स्कीमें भी है। हाँ, और यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बहुत सारी स्कीम्स भी हैं, पर अब आज लास्ट डे है शिवरात्रि का, और जब तक आई थिंक मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी तब तक तो शिवरात्रि ओवर हो चुकी होगी। तो आप इन चीज़ों को यूज़ करें और हेल्दी रहें। थैंक यू।